बिहार केवल इतिहास और ज्ञान की भूमि नहीं, बल्कि लोक संगीत और लोक नृत्यों की जीवंत संस्कृति का अद्भुत संगम भी है। शुरुआत इसी एक बेहद खास और गहरे विचार से करते हैं। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बिहार की उसी सांस्कृतिक आत्मा को करीब से महसूस करने जा रहे हैं, जो सदियों से वहां के खेतों, नदियों के किनारों और गांवों की पगडंडियों पर गूंज रही है। हम इस विषय को सिर्फ एक कला के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसे पूरी तरह डिकोड करेंगे, ताकि संस्कृति की समझ भी बढ़े और एग्जाम की तैयारी भी एकदम पक्की हो जाए। चलिए, जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिहार की सांस्कृतिक आत्मा को समझने से। उसके बाद प्रमुख लोकगीत, वाद्य यंत्र और नृत्यों पर बात करेंगे। फिर इनके सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे और आखिर में खास तौर पर एग्जाम के लिए जरूरी तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की सांस्कृतिक आत्मा की। ये वो नींव है जिस पर पूरी कला टिकी हुई है। देखिए, मगध, भोजपुर या मिथिला जैसे क्षेत्रों में कला केवल खाली समय का मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। लोकगीतों को हम जीवंत अभिलेखागार यानी लिविंग आर्काइव्स कह सकते हैं। ये सिर्फ कुछ पुरानी धुनें नहीं हैं, ये असल में मौखिक किताबें हैं। जैसे मगही लोकगीतों में जब महिलाएं गाती हैं तो वे अक्सर देवी सीता के वनवास के दर्द को अपने रोजमर्रा के संघर्षों से जोड़ देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये गीत बड़े ही सूक्ष्म तरीके से सामाजिक कठिनाइयों और व्यवस्था पर अपनी गहरी आलोचना भी दर्ज करते हैं। अब इन जीवन से जुड़ी बातों को स्वर देने वाले प्रमुख लोकगीतों की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षाओं के लिए अवसरों और मौसम के आधार पर गीतों का यह वर्गीकरण याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। इसे जीवन के चक्र से जोड़कर देखिए। जन्म के समय सोहर गाया जाता है, फिर विवाह के मौकों पर मटकोर या हल्दी के गीत गूंजते हैं। जब मानसून की पहली फुहार पड़ती है तो कजरी गाई जाती है। वसंत के उल्लास में चैती या फगुआ, और जब फसल कटती है तो किसान जत्सारी गाकर प्रकृति का आभार जताते हैं। मौसमी गीतों में अक्सर चैती और कजरी के बीच का अंतर पूछा जाता है। इसे ऐसे समझिए, चैती वसंत या रामनवमी के समय गाई जाती है, जिसमें शास्त्रीय रागों का प्रभाव और गहरी भक्ति होती है। इसके बिल्कुल उलट है कजरी। यह सावन में गाई जाती है और इसमें उन प्रेमियों की मीठी सी उदासी और विरह होता है जो बारिश के मौसम में एक दूसरे से दूर हैं। दोनों का भाव एकदम अलग है। खैर, विरह की बात चली है तो एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। आखिर विदेशिया गीत पलायन का इतना सशक्त स्वर कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब 19वीं और 20वीं सदी के उस दर्दनाक इतिहास में है जब लोग रोजी रोटी के लिए मॉरिशस जैसी दूर दराज की जगहों पर गिरमिटिया मजदूर बनकर गए। महान कलाकार भिखारी ठाकुर जी ने इन पीछे छूट गए परिवारों के दर्द को विदेशिया के रूप में घर घर तक पहुंचाया। ये गीत अक्सर पूर्वी शैली में गाए जाते हैं, जहां एक पत्नी अपने पति के पूर्वी बनिजिया यानी पूर्व की ओर जाने का विलाप करती है। ये सिर्फ गीत नहीं, एक दौर का पूरा दर्द है। दर्द हो या खुशी, इन भावनाओं को उभारने के लिए साज का होना बहुत जरूरी है। तो आइए पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों को देखते हैं। ढोलक तो जैसे इन धुनों की धड़कन है जो एक रिदम तय करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप से आया हारमोनियम बिहार के लोक संगीत में कैसे एकदम घुल मिल गया? ये एक अद्भुत संगम है। इसके अलावा बांसुरी अपनी मीठी उदासी बिखेरती है। शहनाई शादी जैसे उत्सवों की जान है, और एक तार वाला एकतारा अक्सर उन संतों के हाथों में दिखता है जो निर्गुण भक्ति के गीत गाते हैं। मिट्टी से निकले ये साज ही संगीत को जीवंत बनाते हैं। संगीत और साज के बाद अब बात करते हैं उन कदमों की जो इन धुनों पर थिरकते हैं, यानी प्रमुख लोक नृत्य। झिझिया नृत्य इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। जरा सोचिए, एक कृषि प्रधान समाज में भयानक सूखा पड़ा है, बारिश की एक बूंद नहीं है। तब महिलाएं बारिश के देवता इंद्र का आवाहन करने के लिए ये अनुष्ठानिक नृत्य करती हैं। वे अपने सिर पर छेद वाले घड़े रखती हैं जिनके अंदर दिए जल रहे होते हैं। ये संतुलन और ये नृत्य असल में प्रकृति से उनकी उस गहरी पुकार को दर्शाता है जिस पर उनका पूरा जीवन टिका है। इसी तरह सामा चकेवा को अगर हम एकेडमिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक त्योहार भर नहीं है। ये भाई बहन के पवित्र बंधन और सर्दियों में हिमालय से आने वाले प्रवासी पक्षियों के स्वागत का एक अद्भुत उत्सव है। ये बताता है कि हमारी परंपराएं पर्यावरण के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। कुछ अन्य नृत्यों की बात करें तो कीर्तनिया पूरी तरह से श्रीकृष्ण की भक्ति और लीलाओं पर केंद्रित है। करिया झूमर शुभ मौकों पर खुशी मनाने के लिए होता है।
वहीं विदेशिया नृत्य का मंचन आधुनिक सामाजिक संघर्षों और पलायन के मुद्दों को बहुत ही प्रखरता से उठाता है। लौंडा नाच भी अपनी एक अलग शैली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अनूठे उपयोग के लिए जाना जाता है। अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, इनका सांस्कृतिक महत्व और इनके संरक्षण की चुनौती। लोक कलाएं अक्सर सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कई बार ये हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए अपनी आवाज उठाने का एक बहुत ही कारगर और सूक्ष्म हथियार रही हैं। कई गीतों में पितृसत्ता का विरोध देखने को मिलता है। दलित विमर्श से जुड़े ऐसे कई गीत हैं जो शिक्षा की मांग करते हैं और सामाजिक असमानता पर चोट करते हैं। एक तरह से ये कलाएं प्रतिरोध और सामुदायिक एकजुटता का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। और इस विरासत को जीवित रखने का श्रेय हमारे महान संरक्षकों को जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, जिनके बिना तो छठ महापर्व की कल्पना भी मुश्किल है। भिखारी ठाकुर जी, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। महान कवि विद्यापति ठाकुर, जिनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। और आज के डिजिटल युग में मैथिली ठाकुर जैसी युवा प्रतिभाएं इस परंपरा को पूरी शान के साथ आगे बढ़ा रही हैं। चलिए अब सीधे उन पॉइंट्स पर आते हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे अंक दिला सकते हैं। एकदम हाई यील्ड फैक्ट्स। यह क्षेत्रवार वर्गीकरण परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसे बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में बिठा लीजिए। मिथिला क्षेत्र सामा चकेवा और विद्यापति पदों के लिए प्रसिद्ध है। भोजपुर विदेशिया और कजरी का केंद्र है। मगध में आपको मगही कृषि और पौराणिक गीत मिलेंगे, जबकि पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में विद्यापति के पदों पर आधारित नृत्यों का गहरा प्रभाव है। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार है। इसी तरह विवाह अनुष्ठानों का सही क्रम समझना भी जरूरी है। सबसे पहले मटकोर होता है, जहां मिट्टी खोदी जाती है। इसके बाद हल्दी की रस्म और उसके गीत होते हैं। फिर चुमावन यानी आशीर्वाद देने की परंपरा आती है। और अंत में सहना गाया जाता है, जब दूल्हे को तैयार किया जा रहा होता है। ये क्रोनोलॉजी हमारी सांस्कृतिक गहराई को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम इसी विचार पर वापस आते हैं कि लोक संगीत और लोक नृत्य वाकई बिहार की आत्मा है, जो पीढ़ियों से भावनाओं और परंपराओं को सांस लेने दे रहे हैं। इनमें दर्ज इतिहास किसी किताब में नहीं, बल्कि सीधे लोगों के दिलों में लिखा गया है। आधुनिकता की इस तेज रफ्तार में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हम अपनी इन जड़ों को, अपनी इस पहचान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख पाएंगे? ये विचार करने लायक बात है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।